जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज की ये सभा बैरिस्टर शताब्दी समारोह के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण आज के सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है। और इस सभा में जो अधिवक्ताओं की उपस्थिति है वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो असमानताएं चल रही हैं, भारत का संविधान लागू होने के बाद भी चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए अधिवक्ताओं की उपस्थिति, अधिवक्ताओं का सहयोग और अधिवक्ताओं की अगुवाई के बिना उन असमानताओं को दूर करना संभव नहीं होगा। मुझे खुशी है कि अधिवक्ताओं की ओर से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है और जिस आंदोलन में या जिस बात में अधिवक्ता समर्थन करेंगे, कोई सूरत नहीं है कि वो आंदोलन या वो व्यवस्था सफल न हो पाए। इसलिए बैरिस्टर की उपाधि जो बाबा साहब को लंदन से मिली, उस ओर यदि हम ध्यान दें तो बाबा साहब ने किन किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। बाबा साहब प्रेरणा स्रोत हैं कि जिन परिस्थितियों में वो बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करने में और दुनिया के सबसे विद्वान और शिक्षित लोगों में अपना स्थान पाए हैं, उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपने समाज को शिक्षा की ओर अग्रसारित करना चाहिए, शिक्षा की ओर उनको प्रेरित करना चाहिए। बिना शिक्षा के हम न तो संविधान समझ पाएंगे और न ही कोई अच्छा विधान बना पाएंगे और न ही जिन विधानों को लागू किया जा रहा है वो सही लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, न उस पर ध्यान दे पाएंगे। इसलिए शिक्षा जब तक समाज में इतनी न हो जाए कि हम 85% लोग जो अब 90% तक पहुंच गए हैं, उन स्थानों तक न पहुंच जाए जहां पर नीति निर्धारण होती है, तब तक 85 वर्ग का जो एक मुहिम है उनके अधिकार दिलाने का, वो सफल होने में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए मैं सबसे पहले शिक्षा की बाबत ही कहना चाह रहा हूं, जो यद्यपि आज का विषय नहीं है, लेकिन न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा से विषय से संबंधित हम तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना होगा, अपने परिवार में हर व्यक्ति को शिक्षित करना होगा, अपने समाज में अपने समाज के उस व्यक्ति तक को शिक्षित करना होगा जो समाज की अंतिम पायदान पर खड़ा है और जिसे ये जानकारी नहीं है कि संविधान क्या है। संविधान में जो 3 स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जो दिए गए हैं, उनके परस्पर क्या संबंध है, उनको बताया जाना चाहिए। ये मुहिम बाबा साहब के इस बैरिस्टर शताब्दी समारोह
से स्टार्ट करके से कम 1 वर्ष लगातार उन स्थानों पर चलाई जानी चाहिए जहां पर लोग अभी संविधान के प्रति अनभिज्ञ हैं। हमारे समाज की प्राचीन जो कार्य प्रणाली रही है, आप मनुस्मृति से सभी भिज्ञ हैं। क्या क्या नहीं झेला है पिछड़ी जातियों ने, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज सम्मिलित हैं। और बाबा साहब के द्वारा संविधान बनाए जाने के बाद भी अभी तक संविधान प्रदत्त अधिकारों को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसका कारण इस पर भी विचार करना होगा। शिक्षा के साथ साथ हमें एकत्रित होकर चलना होगा। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम अपने उद्देश्यों को, अपनी मुहिम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, परंतु मैं समझता हूं कि जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो वो अनेकता में एकता नहीं दिखाई देती है। हम सब अपने अपने मुहिम लेकर अलग अलग संगठनों के साथ चलते हैं और उन संगठनों के साथ ही अपनी बात को कहकर समाप्त कर लेते हैं। जो 85% लोगों की एकता है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। इसलिए सबसे पहले शिक्षा के बाद एकता पर ध्यान देना होगा कि जब तक हम एक नहीं होंगे, एक सुर में अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये बातें जो हम गोष्ठियों में बैठ के या सभाओं में उपस्थित होकर कहते हैं, वो मात्र उन्हीं लोगों के बीच रह जाती हैं जो उस सभा में या उस गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। इसलिए ऐसे सब जो भी कार्यक्रम हैं, वो चाहे नुक्कड़ सभाओं के रूप में, चाहे देहातों में चौपालों के रूप में, और चाहे दूर सीमावर्ती इलाकों में पहुंचाए जाने चाहिए। गांव-गांव, घर-घर ये संविधान की जो अधिकारों की जो मुहिम है, जो हमारे अधिकार हैं, वो वहां तक पहुंचाई जानी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे संवैधानिक अधिकार पूर्णतया हमें नहीं मिलेंगे, तब तक हम वही पिछड़ा वर्ग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलकर पिछड़े ही बने रहेंगे। हम आरक्षण की मांग करते हैं। मैं समझता हूं आरक्षण की मांग तो वहां की जाती है जहां शासक वर्ग बहुमत में होता है, और जो अल्पमत में होते हैं, जो पिछड़े हैं या जो किसी प्रकार से भी दयनीय स्थिति में है, उनको आरक्षित करके ऊंचा बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे देश में उल्टी स्थिति है कि यहाँ 85% लोग पिछड़े हैं और 15% लोग, जिनको आप सामान्य जाति कहें या अगड़ा वर्ग कहें, वो शासक हैं। यह सब क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम न शिक्षित हुए उस तरह से बाबा साहब की तरह, और न ही हम एकत्रित हुए उस तरह से जिस तरह से हम एक साथ होकर उन 15% लोगों को शासक वर्ग से हटा सकें या उन स्थानों तक हम पहुंच सकें जहां पर नीति निर्धारण होती है। संवैधानिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, वर्ल्ड लेवल पर सराहनीय हैं, परंतु उनको लागू करने में जिस प्रकार की कोताही या जिस प्रकार की बेईमानी कुलीन तंत्र द्वारा आज तक की गई है, वह अकल्पनीय है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे संवैधानिक अधिकार संविधान में लिखा होने के बाद भी हमें नहीं दिए जाते हैं। यह सब दिलाने के लिए एकता की आवश्यकता है। हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाएं।
जब तक कार्यपालिका विधायिका में हम अच्छे लोगों को नहीं भेजेंगे, तब तक न तो अच्छे कानून बन सकते हैं और न ही उन कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। न्यायपालिका की स्थिति तो और भी बदतर है। कार्यपालिका और विधायिका में कुछ हद तक हम लोग हैं, जबकि जन की संख्यात्मक भागीदारी उतनी नहीं है, लेकिन कार्यपालिका में तो मैं समझता हूँ 2-3% से ज़्यादा नहीं है। और न्यायपालिका हमारे शासन तंत्र का, हमारे संविधान का एक ऐसा पिलर है कि जो कार्यपालिका और विधायिका पर भी भारी पड़ जाता है जब उसके सामने कोई मामला लागू करने का आता है या कोई कानून बना, सही बना या नहीं बना, कानून को लागू किया गया, उसको सही तरीके से लागू किया गया या नहीं किया गया, तो उसका निर्णय फाइनल हो जाता है। हम प्राय कॉलेजियम सिस्टम में जो व्यवस्था दी गई है वो ऐसी नहीं है जो किसी भी प्रकार से हमारा संख्यात्मक भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। कश्यप साहब ने एक प्राइवेट बिल तैयार किया है, मैं सरसरी देखा है अभी, और बहुत अच्छी सोच है कि उस सोच को हम विकसित करें यदि हमको न्यायपालिका में और कार्यपालिका में अपना स्थान चाहिए। हम किस प्रकार से अपने अधिकारों को प्राप्त करें। हमारे जनप्रतिनिधि जितने चुनकर जा रहे हैं, क्या वो हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें। भले ही हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर पार्टी का संविधान दल बदल विधेयक के रूप में एक तलवार की तरह लटका रहता है और वो एक सुर में न बोलकर केवल सामंतवादी व्यवस्था, यानी जो पार्टी में एक व्यक्ति उसका मुखिया है, जो वो कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, इस पर भी ध्यान देना होगा। हमें ऐसे प्रतिनिधि चुनकर भेजने चाहिए जो अपनी बात कहने में डरे नहीं, भले ही उनकी विधायक की जो स्थिति है या उनकी सांसद की जो स्थिति है उस पर कोई आंच आए, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता जब उसको है तो उसको बोलना चाहिए और इकट्ठे होकर बोलना चाहिए। तो कोई सूरत नहीं है कि पार्टी में उसकी बात न मानी जाए। परंतु आप देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधि वहाँ चुनकर जाते हैं और वो अपनी बात उस तरह से नहीं कह पाते जिस तरह से वो हमको हमारा वोट ले जाकर या हमको आश्वासन देकर वहाँ जाते हैं। इसलिए आम जन को इस बारे में भी जागृत करना होगा कि वो ऐसे प्रतिनिधि चुने, अपने ही वर्ग से ऐसे प्रतिनिधि चुने जो उनकी बात को निडर रूप से बिना किसी खोप या किसी दबाव के कह सके। वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको जात बिरादरी, धर्म या अन्य सामाजिक परिस्थितियां या फिर किसी लालच के आधार पर हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर देंगे या उसको बेच देंगे, तो स्वाभाविक रूप से 5 साल के लिए हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और ऐसे लोगों को हमने चुनकर भेज दिया है जो हमारे ही संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बात करेंगे या उनके सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। इसलिए वोट का अधिकार की जो एक वोट के अधिकार की जो एक महत्व है वो भी हमें आम जन को समझाना होगा और आम जन को उस बारे में जागृत करना होगा कि अपने ही समाज के लोगों को वोट देकर वहाँ पर विधायिका में भेजें ताकि वो लोग हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकें। न्यायपालिका में निसंदेह बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश यही प्रदर्शित कर रहा है कि जिस प्रकार से कुलीन तंत्र के लोग न्यायपालिका में आ रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से एक डिस्क्रिशन, जो एक विवेक की जो बात आती है, जो एक जज को होता है, उस विवेक को वो हमेशा अपने सजातीय
वर्ग के पक्ष में ही देने की बात करते हैं। संविधान के विरुद्ध न जाकर एक विवेक को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं जो हमारे अधिकारों को नष्ट करती हैं या उनको कम करती हैं। अभी पिछले कई वर्षों में, क्योंकि सभी अधिवक्तागण जानते हैं, पिछले कई वर्षों में पिछड़ी जातियों के मेरिटोरियस बच्चों को टॉपर होने के बाद भी जनरल क्लासेज में, जनरल सीटों पर स्थान नहीं दिया गया। कितनी बार ऐसा हुआ, किस जजमेंट से हुआ, क्यों किया गया, कितने वर्ष लग गए, और यदि वो चीज़ जो अब हुई है कि नहीं उनको जनरल क्लास में स्थान दिया जाएगा, वो तब भी होती, तो इतने वर्षों में जो नुकसान पिछड़ा वर्ग उठा चुका है उसकी भरपाई कहां से होगी? कोई बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ है, इसकी आवाज उठानी होगी। और ये आवाज न्यायपालिका के उन लोगों के कानों तक चली जानी चाहिए जो लोग नहीं चाहते कि पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए या आगे बढ़ने से, या उनको किसी भी प्रकार से आगे बढ़ना दिया जाए। आप सभी लोग कानून के जानकार हैं। हम कानून पढ़ते हैं, जहाँ देखते हैं कि जज ने यहाँ अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए कुछ बेईमानी की है, तो हम कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। कारण बहुमत का निर्णय होता है, डिवीजन बेंच हो या फुल बेंच हो, बहुमत के निर्णय में हम कुछ कर नहीं सकते। परंतु जब हमारे वर्ग के लोग न्यायपालिका में संख्यात्मक भागीदारी के रूप में होंगे तो स्वाभाविक रूप से हम करने की स्थिति में होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख कर न्यायपालिका में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख कर कार्यपालिका के लिए तैयार हों, वहाँ तक जाएं जहाँ पर नीति निर्धारित होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधायिका में ऐसे भेजे जाएं जो कम से कम आपकी बात सुन सकें और पढ़े लिखे हों और कानून समझते हों। जब आदमी को, जिस व्यक्ति को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, विधायिका कानून बनाती है और वह व्यक्ति कानून की भाषा नहीं समझता है, वो कानून जानता ही नहीं है, तो विधायिका में वो आपके हित की बात कैसे करेगा? न्यायपालिका में उस कानून की व्याख्या होती है, तो वो सब पार्टी बेस होता है। पार्टी के मुखिया जो चाहते हैं, जिस प्रकार की रणनीति वो बनाना चाहते हैं किसी भी कानून को पास कराने के लिए, वो बना लेते हैं। और हमारे विधायक या हमारे सांसद उसी पार्टी के होने के नाते पार्टी के विरुद्ध न जाने की डर से या दल बदल विरोधी कानून के डर से अपनी बात कहने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। न्यायपालिका और लोकतंत्र, न्यायपालिका लोकतंत्र स्थापित करने में सक्षम हो सकती है और होनी चाहिए। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और जो सिस्टम पहले से था वही होना चाहिए और संख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हुए अपने मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जजेज लोग को ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, सुनते ज़्यादा हैं। इसलिए मैं अपनी बात इसी बात पर समाप्त करता हूँ कि हम सबको एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और एक सुर में बोलना चाहिए। अभी एक मुहिम सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस का चला है, जिसमें सामाजिक न्याय पर कार्य करने वाले जितने भी संगठन हैं उनको एकत्रित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सब लोग एकत्रित होकर सामाजिक न्याय की बात करें। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और वो संगठन जो उसके सदस्य होंगे वो अपने संगठन का अलग अस्तित्व रखते हुए भी अपने कार्यक्रम करते रहेंगे। तो ऐसे संगठनों की जब एक
SRA के रूप में, सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस के रूप में जब आवाज़ उठेगी तो उसका असर अलग से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आपने यहाँ बुलाकर आपको संबोधित करने का अवसर दिया। थैंक यू।